आज मैं यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर के अंग्रेजी विषय में प्रोज के अंतर्गत दूसरा पाठ ए फेलो ट्रेवलर सहयात्री। ए फेलो ट्रेवलर माने सहयात्री। इस पाठ का मैं इस प्रथम पार्ट में इस पाठ का हिंदी में सारांश और फिर इंग्लिश में सारांश बताऊंगा। आप बड़े ध्यान से सारांश को पहले हिंदी में और अंग्रेजी में सुने। इससे आपको पूरा इस पाठ के विषय में जानकारी मिल जाएगी और तब जब आप इस पाठ को पढ़ेंगे तो व्याख्या भी पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। इस पाठ का नाम है ए फेलो ट्रेवलर, सहयात्री। फेलो माने सह या साथ, ट्रेवलर माने यात्री। ऐसे ही बना है क्लास फेलो। क्लास फेलो माने सहपाठी। इसी तरीके से ए फेलो ट्रेवलर है सहयात्री। इस पाठ में लेखक यात्रा कर रहा है और उस यात्रा के दौरान उसके कंपार्टमेंट में एक मच्छर है, प्रवेश कर जाता है या पहले से है। तो उस मच्छर को अपना सहयात्री मान लेता है और पहले उसे मारने की चेष्टा करता है, मार नहीं पाता है तो अंत में उसके प्रति नरमी बरतना शुरू करता है और अंत में इस सिद्धांत पर आ जाता है कि लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। मच्छर भी एक छोटा प्राणी है तो उसे भी जीने का उतना ही अधिकार है जितना एक मनुष्य को है। तो इस आधार पर, इस सिद्धांत पर लेखक इस पाठ को लिखा है कि लेट एंड लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। इस पाठ का प्रारंभ होता है, लेखक यात्रा कर रहा है, ट्रेन में बैठा हुआ है। यह ट्रेन ऐसी ट्रेन है जो लंदन शहर से मिडलैंड नाम का एक टाउन कस्बा है, उस कस्बे को ये चलती है। उसी पर बैठा हुआ है और लेखक कहता है कि मुझे ये नहीं पता है कि मेरा जो सहयात्री था वो पहले से ही इस कंपार्टमेंट में उपस्थित रहा अथवा बीच में कहीं आ गया। मुझे ये नहीं पता है कि ये पूरे समय तक इसमें रहा या कुछ समय पहले आ गया। और वास्तव में लेखक कहता है कि यह लंदन शहर से मिडलैंड कस्बे के लिए अंतिम ट्रेन थी। यह लोकल ट्रेन थी, पैसेंजर ट्रेन थी, प्रत्येक स्टेशन पर रुकती थी और यह ऐसी ट्रेन थी जो आपको पर्याप्त समय देती थी, आपको शाश्वतता का ये पूरा ज्ञान कराती थी, पूर्ण रूपेण समय देती थी। सुबह के समय ये ट्रेन लंदन जाती थी मिडलैंड टाउन से और शाम को, रात को वापस आती थी। इसलिए लंदन में काम करने वाले जो भी लोग रहते थे, गांव से, कस्बों से गए रहते थे और पूरा शाम से इत्मीनान को सारा कुछ काम करके, बरबाजा करके जो भी रहता था और शाम से कोई इस ट्रेन से आराम से आते थे। जब ये लंदन शहर से चली तो यह खचाखच यात्रियों से भरी हुई थी। लेकिन जैसे जैसे ये सबर्बन स्टेशन पर रुकती थी, सबर्बन स्टेशन का मतलब होता है उपनगरीय स्टेशन। उपनगरीय स्टेशन का मतलब उप माने समीप, नगरीय माने नगर के, यानी लंदन शहर के लंदन नगर के या शहर के समीप वाले जो स्टेशन थे, यानी क्रमशः जो स्टेशन पड़ते थे उस शहर से के आगे 50-60-100 किलोमीटर तक, 50-60-70 किलोमीटर के अंदर तक के जो स्टेशन पड़ते थे उनको उपनगरीय स्टेशन कहा जाता है। तो जैसे जैसे ये उपनगरीय स्टेशन पर रुकती थी, यात्री जो है 1-2 की संख्या में प्रत्येक स्टेशन पर उतरते चले जाते थे
और अंत में जब यह लंदन के आउटर रिंग यानी उपनगरीय स्टेशन के लगभग अंतिम छोर, अंतिम सीमा को पार किया, तो लेखक कहता है कि मैं अकेले उस ट्रेन में बच गया, या ऐसा मुझे प्रतीत हुआ कि अब मैं ही अकेला था। लेखक कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को अकेले यात्रा करने को मिल जाए तो इसका भी एक अलग आनंद होता है। यदि आप किसी रेलवे कंपार्टमेंट में हो और उसमें कोई दूसरा यात्री ना हो, आप अकेले हो, तो इसका भी एक अलग आनंद होता है। आप यूँ कहिए कि जो चाहे सो कर सकते हैं, आप पूरा जो है स्वतंत्रता का उत्सव मना सकते हैं। आप जो चाहें सो बिना किसी बाधा या रुकावट के कर सकते हैं। करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन लेखक ने यहाँ 2-4 चीजों का उदाहरण दिया है कि आप क्या क्या कर सकते हैं। चाहे तो आप खूब जोर से आपस में अपने बात कर सकते हैं, स्वयं अपने जोर से बात करें, कोई प्रतिवाद करने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई विरोध करने वाला नहीं है। चाहे तो आप एक काल्पनिक जान नामक व्यक्ति की कल्पना कर सकते हैं और उससे पूरा तर्क कर सकते हैं और तर्क में उसको धूल चटा सकते हैं, हरा सकते हैं, कोई प्रतिवाद होने वाला नहीं है। चाहे तो आप उस ट्रेन में अपने सर को नीचे करके और पैर को ऊपर करके यात्रा कर सकते हैं, कोई देखने वाला नहीं है। चाहे तो आप उसमें गीत गा सकते हैं, गीत गाते हुए यात्रा कर सकते हैं, या 1-2 कदम नाच भी सकते हैं, कोई देखने वाला समझने वाला नहीं है। पैसेंजर यात्रियों के रहने पर गीत गाने में लज्जा लगेगी अगर आप अच्छा गायक नहीं है तो, लेकिन कोई नहीं है, बाथरूम सिंगर है तो गा भी सकते हैं। और चाहे तो उसके फर्श पर नीचे गोल्फ खेल सकते हैं, कंचे खेल सकते हैं, क्योंकि किसी प्रकार का कोई बाधा नहीं है। चाहे तो आप सारी खिड़कियों को बंद करके चल सकते हैं, चाहे तो सारी खिड़कियों को खोल के चल सकते हैं, चाहे तो आधा बंद करके और आधा खोल के चल सकते हैं। यानी कहीं कोई समस्या नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, जैसे चाहे आप कर सकते हैं। और इतना ही नहीं है, आप चाहें तो एक सीट पर कहीं कोने बैठ के यात्रा कर सकते हैं, और चाहे तो 1 by 1 थोड़े समय प्रत्येक सीट पर बैठ के यात्रा कर सकते हैं। इतना ही नहीं है, अगर आप चाहें तो उस सीट का बर्थ की तरह से प्रयोग कर सकते हैं, यानी गद्दे की तरह से उस पर लेट करके यात्रा कर सकते हैं, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। और यानी कहने का मतलब यह है कि आप पूर्ण रूपेण स्वतंत्रता का एक उत्सव मना सकते हैं, आपको किसी प्रकार की कोई बाधा या रुकावट नहीं है। और इतना ही नहीं है, आप चाहें तो लेट के यात्रा कर सकते हैं, और आप DORA डिफेंस ऑफ रियल्म एक्ट, जो हिंदुस्तान वो इंग्लैंड का रूल है, जिस रूल के अंतर्गत ये नियम है कि आप केवल अपने बैठने भर की जगह लेकर के किसी कंपार्टमेंट में यात्रा कर सकते हैं। लेकिन ये तब होता है जब बहुत भीड़ हो, जब भीड़ नहीं है तो जैसे चाहे वैसे चलें। तो आप डिफेंस ऑफ रियल एक्ट कानून को तोड़ सकते हैं, और डिफेंस ऑफ रियल एक्ट को पता भी नहीं चलेगा कि उसके हृदय को इसी कंपार्टमेंट में तोड़ा जा रहा है, और आप अपने को बड़े आराम से इससे बचा सकते हैं। यानी संक्षेप में जो आप चाहे कर सकते हैं। अभी और बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन लेखक ने 2-4 चीजों को बताया। लेखक को भी यह अवसर मिला हुआ था, उस दिन वो अकेले कंपार्टमेंट में यात्रा कर रहा था, लेकिन लेखक कहता है कि इसमें से कोई चीज मैंने नहीं किया, जितना मैंने गिनाया है उसमें से कोई भी कार्य मैंने नहीं किया। जो मैंने किया वो बहुत सामान्य बात थी, बहुत ही सामान्य थी। जब मेरा अंतिम सहयात्री चला गया तो मैंने अपने पत्रिका अखबार को सीट पर रखा, हाथ और पैर को फैलाया, और इसके बाद मैं खड़ा हुआ और एक खिड़की से मैं बाहर झांका, उत्तर की तरफ झांका, देखा। अब भी मैंने देखा कि उत्तर तरफ आकाश में अब भी दिन का कुछ न कुछ प्रतिबिंब, ब्रह्म सूर्य की हल्की हल्की लालिमा और दिन का प्रतिबिंब अब भी दिखाई दे रहा था। ये मैंने नोटिस किया।
इसके बाद मैंने उस गाड़ी को पार किया, मैंने उस तरफ से दूसरी तरफ आया और इधर खिड़की से झांका। उस शांत और शीतल रात्रि में इधर देखा। उसके बाद मैं आया, एक सिगरेट जलाया और अपने सीट पर बैठ करके और फिर अपने अखबार को पढ़ने लगा। और इसी समय मैं अपने सहयात्री के विषय में जाना। इसके पहले मैं अपने सहयात्री के विषय में कुछ जानता भी नहीं था। इसी समय अपने सहयात्री के विषय में जाना जब वह आया और आ करके मेरी नाक पर बैठ गया। मैंने उसे, लेखक कहता है कि यह मेरा जो सहयात्री था वह एक पंखधारी तेज तर्रार एक छोटा सा कीड़ा था जिसे बहुत स्पष्ट रूप से हम मच्छर कहते हैं। मैंने उसे अपनी नाक पर से उड़ाया। वह उस कंपार्टमेंट का एक पूरा चक्कर लगाया, लैंप के पास गया, फड़फड़ाया, कोनों में गया, फड़फड़ाया, खिड़की पर गया और पूरा चक्कर लगा करके, लगभग 2-3 चक्कर लगा करके फिर आया और आ करके इस बार मेरी गर्दन पर बैठ गया। मैंने फिर उसको एक बार उड़ाया और फिर उसने ऐसे ही कंपार्टमेंट का चक्कर लगाया और ये समझ करके कि इस कंपार्टमेंट में बैठे हुए जो ये एक भारी भरकम जो जानवर है अर्थात जो लेखक है, इसको डिस्टर्ब करने से ज्यादा आनंददायक कुछ नहीं है, इसलिए फिर आया और आ करके इस बार मेरे हाथ के पीछे बैठ गया। मैंने, अब मेरा जो स्वाभिमान था वो जग गया और मैंने कहा उदारता की भी एक सीमा होती है। 2 बार मैंने तुम्हें चेतावनी दिया, छोड़ दिया और ये बताने का प्रयास किया कि मैं कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हूं, मैं महत्वपूर्ण व्यक्ति हूं और इसलिए एक अजनबी के तरह से जो तुमने हमारे साथ बदतमीजी किया है, इससे अब मेरा स्वाभिमान जग गया है। इसलिए अब मैं काली टोपी धारण करने चल रहा हूं, अर्थात मैं जज बन करके जज का एक न्यायाधीश का रोल करने चल रहा हूं और न्यायाधीश का रोल करके मैं तुम्हें मृत्युदंड की सजा देता हूं, क्योंकि तुम्हारे सामने बहुत सारे अभियोग हैं। पहली बात तो यह है कि तुम बिना टिकट के यात्रा कर रहे हो, तुम्हारे पास टिकट ही नहीं है। दूसरी बात है कि तुम एक आवारा हो और सार्वजनिक रूप से लोगों के लिए हानिकारक हो और तुम्हें कोई मांस खाने का लाइसेंस या राशन कार्ड तो नहीं मिला है, इसलिए तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे अभियोग हैं और इन सारे अभियोगों के कारण तुम्हें मृत्युदंड की सजा दी जाती है, क्योंकि कोर्ट की भी यही डिमांड है। इस समय कोर्ट की भी यही मांग है कि तुम्हें सजा मिलनी चाहिए और लेखक ने जज का रोल करते हुए उसे मृत्युदंड की सजा दे दिया। अब सजा देने के बाद पालन भी लेखक को ही करवाना है, इसलिए लेखक ने अपने दाहिने हाथ से उस मच्छर पर एक प्राणघातक हमला किया, मारने के लिए हमला किया। लेकिन मच्छर भी बड़ा होशियार था, बड़े होशियारी के साथ लेखक के इस हमले से अपने को बचा लिया। इससे लेखक को अपमान महसूस हुआ, उसने फिर आक्रमण किया, फिर भी वो अपने को बचा लिया। फिर लेखक ने अपने हाथ में पेपर लिया, अपनी सीट से कूदा, हाथ में पेपर लिया और इसके बाद उस मच्छर के पीछे पीछे जहां जहां चला पीछा किया। लैंप के पास फड़फड़ाते गया, वहां लेखक गया, वहां भी आक्रमण किया, कई बार पेपर से भी आक्रमण किया, लेकिन लेखक के सारे आक्रमण व्यर्थ हो गए, वो मार नहीं पाया। फिर लेखक ने बिल्लियों की जो धूर्तता होती है वो अपनाया। जैसे बिल्ली चुपचाप देखती है, देखेगी दूसरे तरफ और ध्यान उसका चूहे पर रहता है, और जैसे ही चूहा थोड़ा सा केयरलेस होता है झपट्टा मार के पकड़ लेती है। तो लेखक ने भी वही किया, दूसरे तरफ देखते हुए मच्छर पर ध्यान देते हुए और अचानक उस पर प्रतीक्षा करके आक्रमण किया, बिल्लियों की धूर्तता अपनाया। लेकिन सारे उसके प्रयास व्यर्थ हो गए,
वो उसे मार नहीं पाया। लेखक कहता है कि ये मच्छर तो बिल्कुल मेटाडोर हो गया था, और लेखक अपने को क्या कह रहा है? फ्यूरिएटेड बुल। मेटाडोर होता है बैल से या सांड से लड़ने वाले मनुष्य को मेटाडोर कहते हैं। तो जब सांड और मनुष्य की लड़ाई होती है तो बड़े सावधानी के साथ बैल को छोड़ा जाता है और वो आदमी दूर रहता है, देखता है। तो बैल सीधे देखा उसको और उस तरफ चला, तब तक वो आदमी वहां से हट करके किसी पेड़ के नीचे या किसी पेड़ के सहारे या किसी दीवार के सहारे खड़ा हो गया। अब ये दौड़ा उसके पास, वहां नहीं पाया और जाकर के लड़ गया दीवार से। तब तक देखा कि वो दूसरे पेड़ के पास पहुंच गया है। अब वहां से सीधे बैल पेड़ की तरफ चला, तब तक वो दूसरे पेड़ के पास पहुंच गया और ये जाकर के उस पेड़ से लड़ जाता है। और इस प्रकार बैल को चोट लगता जाता है, और जितना ही चोट लगता है उतना ही इसका क्रोध और बढ़ता चला जाता है। तो लेखक कहता है कि ठीक वही स्थिति मेरी भी थी कि मैं बार बार इसके ऊपर आक्रमण करता था और बचा लेता था, इसलिए मैं तो उस क्रुद्ध बैल की तरह से हो गया और ये मेटाडोर माने सांड से लड़ने वाला, बैल से लड़ने वाला मनुष्य हो गया था। बड़े आसानी से अपने को बचा लेता था। सचमुच ऐसे लगता था जैसे वो बिल्कुल आनंद ले रहा था, क्योंकि वो अच्छी तरह से समझ गया था मेरे विषय में, मेरी शक्ति के विषय में समझ चुका था, और वो समझ गया था कि मैं उसका कुछ भी नुकसान करने वाला नहीं था। इसीलिए उसको मुझे डिस्टर्ब करने से ज्यादा और किसी खेल में उसे आनंद नहीं मिल रहा था। मेरे जैसा भारी भरकम पवन चक्की जैसा मनुष्य जब उसके पीछे पीछे दौड़ता था तो उसे बड़ा आनंद मिलता था। इसके बाद मैं उसके तरफ थोड़ा गंभीरता से उस मच्छर के विषय में सोचना शुरू किया। मैंने सोचा कि आखिर यह भी कोई सामान्य मच्छर नहीं है, इसका भी अपना एक व्यक्तित्व है, इसकी भी अपनी एक सोच है, और इसीलिए तो आज ये इस कंपार्टमेंट में बराबर हक पाने का जो है बराबर हक पाने का दावा कर रहा है। और धीरे धीरे मेरे अंदर जो श्रेष्ठता की भावना थी कि मैं मनुष्य हूं 1 क्विंटल वजन वाला, और ये मच्छर 1 ग्राम से भी कम का है, तो मेरी इसकी क्या तुलना है। लेकिन सारे जब नहीं मार पाया तो लेखक के मन में ये भावना उठने लगी कि आखिर मैं इससे कैसे श्रेष्ठ हूं, क्योंकि जिस कंपटीशन में हम दोनों लगे थे उस कंपटीशन में भी, उस प्रतियोगिता में भी तो ये मेरा मालिक ही बन बैठा, क्योंकि हम दोनों इसी कंपटीशन में लगे थे। मैं इसको बार बार मारने का प्रयास कर रहा था और ये अपने को बचाने का प्रयास कर रहा था, और अंत में ये बचा लिया, मैं नहीं मार पाया, तो उसमें भी तो विजयी यही था। तो भला मैं कैसे अपने को इससे श्रेष्ठ घोषित कर सकता हूं? इसलिए क्यों न इसके प्रति उदार हो जाऊं, क्योंकि उदारता और दयालुता ये सब ऐसे गुण हैं कि इसको दिखा करके मनुष्य अपने सम्मान को, नैतिक मूल्य को पुनः प्राप्त कर लेता है। वर्तमान में तो मैं हंसी का पात्र बना हूं, ये मच्छर मेरे ऊपर हंस रहा होगा कि इतना भारी भरकम शरीर लिए हुए मेरा कुछ भी नुकसान नहीं कर पाया। लेकिन यदि मैं इसके साथ उदारता दिखाऊं तो मैं पुनः अपने सम्मान को प्राप्त कर सकता हूं। इसलिए अब मैं अपने मृत्युदंड की सजा को स्थगित करता हूं, अब मैं इसे नहीं मार सकता। और ये सोच करके लेखक आकर के अपनी सीट पर पुनः बैठ गया और उसने घोषित कर दिया कि अब मैं मृत्युदंड की सजा को बिल्कुल स्थगित कर देता हूं। और फिर अपनी पत्रिका देखने लगा, और ठीक इसी समय मच्छर आकर के उसकी पत्रिका के बीच में बैठ गया। लेखक ने कहा, मूर्ख कहीं कि तुम तो अब अपने को समर्पित कर दिए हो, अब तो मैं बड़े आसानी से तुम्हें मार सकता हूं। अब तो केवल पत्रिका के दोनों कवर को जल्दी से बंद कर देना है और इसी में तुम लाश की ढेर बन जाओगे, भिज जाओगे। 2 लेखों के बीच में, क्योंकि पत्रिका के बाएं पेज पर एक लेख था पीस ट्रैप्स और दाहिने पर था द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज। तो लेखक कहता है इन दोनों लेखों के बीच में तुम तो बिल्कुल लाश का ढेर बन जाओगे। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अब मैं मृत्युदंड की सजा को स्थगित कर सकता हूं, इसलिए मैं ये नहीं कर सकता हूं। अब मैं इस बात को सिद्ध करूंगा
कि मेरे जैसा व्यक्ति अगर कुछ कहता है तो उसका अर्थ होता है। और अब मुझे तुम्हें मारने की इच्छा भी नहीं हो रही है, क्योंकि पता नहीं क्यों अब मुझे लग रहा है कि हमारे तुम्हारे बीच में दूर का कोई न कोई रिश्ता है, संबंध है। और यही कारण है कि सेंट फ्रांसिस तुम्हें जो है छोटा भाई कहा होगा। सेंट फ्रांसिस ने ऐसे ही मच्छर को, जैसे इसने फेलो ट्रेवलर कहा है, वैसे उसने भाई कहा था। लेखक कहता है लेकिन मैं इस क्रिश्चियनिटी में नहीं जाना चाहता हूं, इस ईसाइयत में मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन एक बात जरूर है, भाग्य ने हम दोनों को सहयात्री बना दिया। इसलिए मैंने तुम में इंटरेस्ट लिया और तुमने मेरा भी खूब मनोविनोद किया। इसलिए हमारा तुम्हारा दोनों का एहसान बराबर है, किसी का एहसान कम या अधिक नहीं है। और हम दोनों नासवान हैं, मार्टल हैं, नष्ट हो जाने वाले हैं। तुम भी नष्ट हो जाने वाले हो, मैं भी नष्ट हो जाने वाला हूं। और हम दोनों की यात्रा भी एक समान है, क्योंकि यदि तुम अपने यात्रा के विषय में कुछ नहीं जानते हो तो मैं भी अपने यात्रा के विषय में कुछ नहीं जानता हूं। यानी लेखक इस समय किस यात्रा की बात कर रहा है? जीवन की यात्रा के विषय में। यानी मच्छर अगर अपनी यात्रा के विषय में कुछ नहीं जानता है कि किस स्टेशन पर वो घुस गया, किस स्टेशन पर उतर जाएगा, पूरे समय कंपार्टमेंट में रहेगा कि बीच में ही चला जाएगा कि कहीं उतर जाएगा, कुछ भी नहीं जानता है। कब उतर जाएगा, कहाँ उतर जाएगा, कैसे उतर जाएगा। लेखक कहता है कि ठीक वैसे ही मैं भी अपने जीवन की यात्रा के विषय में नहीं जानता हूँ कि मेरे भी जीवन की यात्रा कब समाप्त हो जाएगी, कहाँ समाप्त हो जाएगी, कैसे समाप्त हो जाएगी। लेखक अब जीवन दर्शन की बात कर रहा है, यानी मच्छर की यात्रा से धीरे धीरे अपने जीवन की यात्रा पर आ गया, काफी गंभीर हो गया। तो कह रहा है कि मुझे भी नहीं पता है और हम दोनों एक समान हैं। हम दोनों इस संसार में कुछ समय के लिए आए हैं और कुछ समय के बाद हम दोनों चले जाएंगे। इसलिए हमारा और तुम्हारा जीवन तो एक समान है और हमारे तुम्हारे जीवन के रहस्य एक जैसे हैं। इसलिए दोनों एक समान है। यानी लेखक अब फिलॉसफी ऑफ लाइफ, जीवन दर्शन सोचने लगा और ये सोचते सोचते गंभीर हो गया। और इसी बीच में सीट पर बैठे बैठे उसे नींद आने लगी और तब तक उसे एक आवाज सुनाई दिया। यह आवाज उसके परिचित कुली की थी, जिसने लेखक को चेतावनी दिया कि यही उसका स्टेशन था। उसने कहा कि क्या महोदय आज और आगे जाएंगे? तब तक लेखक की नींद खुली और उसने उस कुली को धन्यवाद दिया, कहा बड़ा अच्छा हुआ तुमने बोल दिया, नहीं मैं तो आगे ही चला जाता, मैं तो बैठे बैठे ऊँघ रहा था। और इसके बाद लेखक ने अपनी छड़ी और टोपी और छड़ी उठाई और कंपार्टमेंट के नीचे उतरा और पीछे फाटक बंद करने के लिए मुड़ा तो देखा कि उसका सहयात्री लैंप के पास फड़फड़ा रहा था। इस प्रकार मैंने हिंदी में सुना दिया, अब इंग्लिश में भी बता रहा हूं। द राइटर सेज दैट ही डज नॉट नो who came in the compartment first, whether he came into the compartment or his fellow traveler, he does not know. And he does not know that his fellow traveler remained in compartment for a long time, for all or for some time. It was a local train, stopping train, and it was the last train from London to Midland town. It was such a train which gave you sufficient time to understand the eternity. It gave you sufficient time to complete all your work. It came in London early in morning and it returned to Midland town from London late at night. When the train started from London, it was completely full of passengers. But it stopped at suburban stations and the passengers came down from 1, 2 or 3.
And when it crossed the outer ring of London, the writer says that he was alone in the compartment, because all his fellow travelers, all the passengers of his compartment went out, got down on several stations, and the writer was all alone in the compartment, or he felt that he was alone in the compartment. The writer says, if you are able to find a chance to travel alone in the compartment, it has also a special experience, and it has a special pleasure. It has its own pleasure. You can celebrate the festival of freedom if you are alone in the compartment. You can do whatever you like, and no one will check you. He also says that he also got the chance to travel alone in the compartment, and now he is going to tell whatever you can do. You can do so many things, but here the writer gives some examples, whatever you can do if you are traveling alone in a compartment. The writer says, if you are alone in the compartment, you can talk yourself as loud as you like. If you are alone in the compartment, you can argue with an imaginary man like John, and you can defeat in your argument without any counter stroke. If you are able, you can stand on your head and travel. No one will see you. If you like, you can sing, or you can dance 2 or 3 steps. If you like, you can play golf or marbles on the floor without any hindrance, without any check. If you like, you can open all the windows. If you like, you can shut all the windows. If you like, you can open half windows or shut half windows. Whatever you like, you can do. If you like, you can sit on one corner of the compartment, and if you like, you can sit one by one on every seat of compartment. If you like, you can use the seat as berth, like cushions. You can lie on the seat and use it like cushion, and you are able to break DORA, Defense of Realm Act, and DORA will not know that her heart is broken in this compartment. In brief, whatever you like, you can do in the compartment. You can celebrate the festival of freedom. But the writer says that he did not do all these things. He was also alone in the compartment, but he did not do among all these things. What he did was very ordinary. When his last fellow traveler had got down, he was alone in the compartment. First of all, he stretched his arms and legs, kept his magazine over the seat, stood up and peeped through the window
and he saw the symbols of the day present in the sky, northern sky. Then he crossed the carriage and he peeped through the other window in the cool summer night. He returned again, sat on his seat, lit a cigarette, and started to read his magazine. Meanwhile, he came to know about his fellow traveler. When his fellow traveler came and sat on his nose, the writer says that his fellow traveler was a wingy, nippy, small insect, which is clearly called mosquito. The writer flicked the mosquito from his nose, and the mosquito made a tour of the compartment. It floated around the lamp and it visited each and every corner and windows of the compartment. And again it came and sat on the neck of writer. The writer again flicked the mosquito, and again the mosquito made a tour of the compartment, floated around the lamp, and it thought that there was no any other interesting work for mosquito than to disturb this huge animal, and came and imprudently sat on the back of his hand. The writer says that magnanimity has its limit. 2 times the writer gave him warning that he was not ordinary man, he was VIP, he was a special man. And so his vanity, his pride, each aroused, and he put on his black cap and he began to play the role of a judge, and being a judge, he gave the punishment of death. He gave the mosquito the sentence of death, because he says that justice demands it, and there are so many charges against the mosquito. First of all, it is vagabond, it is public nuisance, it has no ticket, it is travelling without ticket, and it has no meat coupon, and there are so many other charges against it. So now it is going to die. And so the writer gave a fatal blow to kill the mosquito, but the mosquito saved the attack the writer. The mosquito saved the attack of the writer. It jumped, flew away. The writer felt himself humiliated. He thought that it was so small insect and he was a huge animal, but he could not kill it. So he felt himself humiliated, and he gave the mosquito so many blows to kill, but he could not kill it. Then he followed the mosquito wherever it went, taking his paper in his hand. The writer followed the mosquito wherever it went. It went near the lamp. The writer also jumped from his seat and followed the mosquito, taking paper in his hand, and it attacked many times to kill.
Then he adopted the trick of cat, waiting and attack. But he could not kill the mosquito. All his efforts were failure. He could not kill the mosquito. The writer compares himself to a furiated bull, and he compares the mosquito a matador. Matador means the man who fights with bull. And furiated bull, the writer says that as a man fights with bull, furiated bull, and the man saves himself from the attack of bull, in the same way the mosquito also saved itself from all the attacks of the writer. Really, the mosquito was enjoying itself because it had come to know about the writer, and it had come to know that the writer was helpless. He was not able to kill it. And this is the reason that he disturbed. This is the reason why he disturbed the peace of writer. The mosquito wanted to play a little game, and the game was that it liked to be followed by such a huge animal like windmill. Now the writer began to think coolly about the mosquito. He thought that mosquito had also its own personality, and this is the reason why he claimed the possession of the compartment with him in equal time. And he also thought how he is superior to mosquito, because in the game, in the competition in which both of them were engaged, and in that competition the mosquito was victorious. So how he was defeated? How he is superior to mosquito? Now the sense of superiority began to fade away from him, and the writer thinks why he should not be magnanimous to him, because magnanimity and mercy are the noblest quality of a man. If a man exercises these two qualities, he may be great and he may recover his prestige and honor. At present, the writer was a ridiculous figure. He was a matter of fun. The mosquito was laughing at him. But by exercising these two qualities, he would regain his prestige and honor. So the writer postponed the punishment of death. He postponed the punishment of death. He came and sat on his seat, and again he started to read his magazine papers. Meanwhile, the mosquito came and sat in the middle of his magazine. Meanwhile, the mosquito came and sat in the middle of his magazine. The writer said, "Foolish fellow, you have delivered yourself in my hand. Only I have to close both the cover of my magazine, and you will be a corpse neatly sandwiched between two essays, Peace Strife and the Modesty of Mr. Hughes." In left page,
the essay Peace Trap is published, and at the right page, the Majesty of Mr. Hughes is published. And so the writer says, if he closes both the cover, you will be a corpse between two essays. But he will not do it. Once he has postponed the punishment of death, he will not do it. And he will satisfy you by telling that if such a man like writer says something, it means. And the writer says that he does not want to kill the mosquito because he has seen a distant relationship with mosquito. And this is the reason that Saint Francis would have called him mosquito little brother. But he says that he does not want to go in that Christianity. But it was luck, it was fortune that both of them had become fellow traveler. So the writer took interest in the mosquito, and mosquito also entertained him. So the writer says that the obligations are mutual. And he also says that both of them are mortal. The writer says if he does not know, the mosquito does not know about its journey, in the same way the writer says that he himself does not know about his journey of life. Now the writer compares the journey of mosquito to the journey of his life. Now the writer talks about the philosophy of life. He says that mosquito does not know about its own journey. In the same way he says that he does not know about his journey. The mosquito does not know when he came in the compartment, he remained in the compartment for a long time. When he will go out of the compartment, where he will go out of the compartment, how he will leave the compartment, the mosquito does not know all these things. In the same way the writer says that he does not know the journey of his life. He does not know where he will die, when he will die, how he will die, when the journey of his life will come to an end, where the journey of life will come to an end, how will the journey of life will come, how will the journey of life come to an end? The writer does not know, in the same way as the mosquito does not know. How he is superior to it. The writer has also come in this world for a certain time, and after a certain time he will die, and the mosquito has also come in this world for a certain time. So the miracle of life is similar. If he does not know about his own, if the mosquito does not know about its journey, the writer does not know about his own journey. The writer became very serious. He began to think about the philosophy of life. So the writer became very serious, and he began to sleep. Sitting on his seat, he began to sleep. Meanwhile, he heard a sound. It was the sound of his familiar coolie, who gave a warning to the writer that it was his station. The writer suddenly awoke, and he thanked the coolie for his warning, and he also said that he was sleeping. And the writer took his stick and cap in his hand and
got down from his compartment and he turned to close the door of his compartment. He saw his fellow traveler fluttering round the lamp. इस प्रकार ये यहां समाप्त हो गया और ये इस सिद्धांत पर आधारित कहानी है कि लिव एंडलेसली, जियो और जीने दो। यानी लेखक इस सिद्धांत पर आ गया कि हमें जीने का अधिकार है तो मच्छर को भी जीने का अधिकार है। इस प्रकार मैंने आपको इस पाठ का सारांश हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बताया और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप लोग इसे पूर्णतया समझ गए होंगे। अब इसके बाद ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में मैं इस पाठ का जो है लाइन बाय लाइन पढ़ाना शुरू करूंगा और आप उसमें आगे पढ़ेंगे, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम व्याख्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे। धन्यवाद।